नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों अभी हम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेली कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके पहले हमने इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों उसके अंदर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, दोस्तों हमने इन सभी चैप्टर के बारे में पढ़ा था। दोस्तों उसके बाद हमने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, जिसके अंदर दोस्तों हमने होलसेलर, रिटेलर्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद दोस्तों हमने ड्रग हाउस मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ा था, और आपका इन्वेंट्री कंट्रोल का जो चैप्टर है दोस्तों उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों अब इसके बाद 2 से 3 चैप्टर और बचे हैं। तो दोस्तों आज हम क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चलिए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आप उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है मार्केटिंग, सेल, प्रमोशन। तो दोस्तों आपको इस चैप्टर में पता चलेगा मार्केट बेसिकली होता क्या है और सेल प्रमोशन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं और टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो दोस्तों जो आज इसमें हमारा जो यूनिट 6 दिया है, इसके अंदर आज जो हमारा चैप्टर है वो है मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन। तो यहाँ पर हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है कि मीनिंग ऑफ मार्केट। जी हाँ दोस्तों, मार्केट का मतलब क्या होता होगा। तो वैसे तो दोस्तों आपको जनरल सेंस में पता होगा मार्केट क्या होता है। मार्केट को हिंदी में बाजार कहते हैं, जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी कि सेलिंग बाइंग की जाती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि प्लेस वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर व्यापार किया जाता है, बिजनेस किया जाता है, उसी को हम मार्केट कहते हैं। और इसके अलावा इसमें लिखा है कि एनी रीजन इन विच बायर्स एंड सेलर्स ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विथ वन एनदर। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा रीजन या फिर एरिया होता है दोस्तों, जहाँ पर बायर यानी कि खरीदने वाले और सेलर मतलब बेचने वाले दोस्तों, ये दोनों एक जगह इकट्ठे होते हैं, उसी को हम मार्केट कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ मार्केट। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा बोथ 1 और 2 का हमारा सही ऑप्शन है। तो ये आपकी मार्केट की डिफिनीसन यहाँ पे हो गई है। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि मार्केट्स का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए गए हैं ये क्लासिफिकेशन से बनाए गए हैं। तो यहाँ पर दिया है कि मार्केट्स आर क्लासिफाइड इनटू। तो दोस्तों जो भी हमारे मार्केट्स होते हैं, बाजार होते हैं, उनको हम लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो दोस्तों जो हमारा मार्केट्स है उसका क्लासिफिकेशन हमने किया है लोकल मार्केट में, रीजनल मार्केट में, नेशनल मार्केट में और वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल मार्केट में। तो दोस्तों जो आपका लोकल मार्केट होता है ये मार्केट आपके घरों के आसपास जो भी मार्केट होता है, दुकानें होती हैं, उनको हम लोकल मार्केट कहते हैं। इसके अलावा इसमें दिया रीजनल मार्केट। तो दोस्तों जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, जिला हो गया या फिर कोई बड़ा शहर हो गया, वहाँ पर जो भी मार्केट होता है दोस्तों, और जो भी दोस्तों ये जो आपका रीजनल मार्केट होता है, इसके आसपास जो भी छोटे शहर या फिर विलेज होते हैं, वहाँ से बायर्स आते हैं इस रीजनल मार्केट में ख़रीदारी करने के लिए, तो उसको हम रीजनल मार्केट कहते हैं। और यहाँ पर आपका तीसरा नेशनल मार्केट हो गया दोस्तों। तो जो आपका नेशनल मार्केट होता है, जैसे आपका दिल्ली के अंदर हो गया, तो इसको दोस्तों नेशनल मार्केट कहते हैं, जहाँ पर पूरे स्टेट से वहाँ पर बायर्स आते हैं खरीदारी करने के लिए, तो उसको हम नेशनल मार्केट कहते हैं। और यहाँ पर दिया है वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल मार्केट। तो दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पूरे कंट्री से यानी कि पूरे दुनिया से वहाँ पे लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, बेचने के लिए आते हैं, तो उसको हम इंटरनेशनल मार्केट कहते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मार्केट का मतलब और उसका क्लासिफिकेशन लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने पूछा है कि मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ सेलर्स। जी हाँ दोस्तों, सेलर्स के बेसिस के ऊपर मार्केट को कैसे कैटेगराइज किया गया है, कैसे डिवाइड किया गया है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों सेलर के बेसिस पे जो हमारा मार्केट होता है उसको हम प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और टर्सरी मार्केट में डिवाइड करते हैं। तो जो इसका हमारा सही आंसर है वो हमारा है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि सेलर के बेसिस पे हम प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और टर्सरी मार्केट होता है। तो दोस्तों अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और टर्सरी मार्केट क्या होते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी मार्केट क्या होता है। जो आपका प्राइमरी मार्केट होता है दोस्तों, वहाँ पर जो भी प्रोड्यूसर होते हैं
वो सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट को टू होल सेलर, यानी कि दोस्तों जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई या फिर कोई फैक्ट्री हो गई, वो सीधे सेल करती है किसको, वो सीधे सेल करती है होलसेलर को। तो दोस्तों इसको हम प्राइमरी मार्केट बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर सेल देयर प्रोडक्ट टू होलसेलर, यानी कि जहाँ से होलसेलर अपना माल खरीदते हैं उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और इसमें दिया है कि सेकेंडरी मार्केट, तो इसमें लिखा है होलसेलर सेल देयर गुड्स टू रिटेलर्स, यानी कि रिटेलर्स यानी कि फुटकर दुकानदार जिस मार्केट से सामान खरीदते हैं उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। और यहाँ पर दिया है टर्सरी मार्केट का मतलब क्या होता है, जहाँ से कस्टमर, दोस्तों जहाँ से कस्टमर रिटेलर से अपनी चीज़ें उसको बाई करते हैं उसको हम टर्सरी मार्केट कहते हैं। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि प्राइमरी मार्केट क्या है, इसके अलावा सेकेंडरी मार्केट क्या है और टर्सरी मार्केट क्या है। तो आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर सेल देयर प्रोडक्ट टू होलसेलर, इसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। और जहां पर होलसेलर सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट को रिटेलर को, उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। और जहां पर रिटेलर सेल करते हैं कस्टमर को, उसको हम टर्सरी मार्केट कहते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और टर्सरी मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है और यहाँ पर पूछा है कि ऑन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन द मार्केट इज क्लासिफाइड इनटू। तो यहाँ पे लिखा है बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं और जहाँ पर छोटे बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, उनके बेसिस पर मार्केट को कैसे डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी हमारा मार्केट्स है उसको हम होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट में क्लासीफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा है बोथ 1 and 2। तो दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पर होलसेल मार्केट क्या होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए लिखा है होलसेल मार्केट, तो यहाँ पे गुड्स सोल्ड टू डीलर आर होलसेलर। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा होलसेल मार्केट होता है वहाँ पर जो भी गुड्स होता है, आइटम होता है, उसको डीलर या फिर बड़े होलसेलर को बेचा जाता है। और इसमें दिया है कि रिटेल मार्केट, तो दोस्तों यहाँ पर जो भी होलसेलर होते हैं वो अपने गुड्स को रिटेलर को बेच देते हैं, तो उसको हम रिटेल मार्केट कहते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है और इसमें पूछा है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन द मार्केट्स आर, यानी कि आपको बताना है कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर मार्केट्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन The markets are classified into 2 categories which are spot market and future market। तो यहाँ पर दिया स्पोर्ट मार्केट और फ्यूचर मार्केट। तो इसमें स्पोर्ट मार्केट क्या होता है और फ्यूचर मार्केट क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है स्पोर्ट मार्केट क्या होता है। जो हमारा स्पोर्ट मार्केट्स होता है यहाँ पर गुड्स की सप्लाई तुरंत हो जाती है। इसमें लिखा है कि गुड्स आर फिजिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, यानी कि जो भी सेलर है, विक्रेता है, उसने बायर को यानी कि क्रेता को उसने वहीं पर उसको सेल कर दिया, बेच दिया, और साथ में जो भी गुड्स था उसका फिजिकली ट्रांसफ़र तुरंत हो गया। तो इसको हम स्पोर्ट मार्केट कहते हैं। और यहाँ पर दिया है फ्यूचर मार्केट क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भविष्य। तो इसमें लिखा है कि एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इसमें लिखा है एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स इन फ्यूचर, यानी कि ये केवल आपका ऑर्डर के ऊपर ये आपका मार्केट होता है। और यहाँ पर जो भी गुड्स है उसका डिलीवरी बाद में होता है, तो उसको हम फ्यूचर मार्केट कहते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है और इसके अंदर पूछा है कि ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स ट्रांजैक्टेड द मार्केट्स आर। तो यानी कि इसमें पूछा है कि बेसिस ऑफ गुड्स ट्रांजैक्टेड द मार्केट्स आर। तो आपको बताना है कि तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसमें दिया है गुड्स ट्रांजैक्टेड के बेसिस पे जो हमारा मार्केट्स है उसको हम कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के अंदर डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें कमोडिटी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है। तो इसके लिए हम चलते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पे लिखा है कि कमोडिटी मार्केट क्या होते हैं। तो इसमें लिखा है कि वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड एंड परचेज लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मंडी। तो आप इसको देख सकते हैं कमोडिटी मार्केट इसी को कहते हैं, जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का सोल्ड और परचेज किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। और इसके अलावा इसमें लिखा है कैपिटल मार्केट। तो जो हमारा कैपिटल मार्केट होता है ये हमें लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है, यानी कि फाइनेंस प्रोवाइड करता है।
और इसमें लिखा है मनी मार्केट। तो जो हमारा मनी मार्केट है ये हमें शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि जो हमारा कैपिटल मार्केट है यहाँ से हम लॉन्ग टर्म फंड्स ले सकते हैं, और जो हमारा मनी मार्केट है यहाँ से हम शॉर्ट टर्म फंड्स ले सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स ट्रांजेक्टेड द मार्केट्स आर क्लासिफाइड इनटू कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। तो यहाँ पर पूछा है कि मार्केटिंग क्या है। तो इसमें लिखा है कि मार्केटिंग इज, तो जर्नी ऑफ गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर। जी हाँ दोस्तों, जैसे किसी मैन्युफैक्चरर ने किसी भी प्रोडक्ट पर, जो भी मैन्युफैक्चरर है उसने किसी प्रोडक्ट को बना दिया है, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है उसको जाना है सीधे कस्टमर तक। तो दोस्तों इसके बीच में जो भी जर्नी होती है, यात्रा होती है, उसी को हम मार्केटिंग कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर मार्केटिंग क्या होता है। तो व्हाट इज मार्केटिंग? तो दिस इज जर्नी ऑफ गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर। तो इसी को हम मार्केटिंग कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम मार्केटिंग से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि मार्केटिंग का फंक्शन क्या होता है, यानी कि दोस्तों हम मार्केटिंग क्यों करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एक्सचेंज, फिजिकल सप्लाई, फैसिलिटेटिंग फंक्शन। तो दोस्तों ये सभी इसके पीछे उद्देश्य होता है, एम होता है मार्केटिंग करने का। तो दोस्तों अब इसके बाद हम जानने वाले हैं कि एक्सचेंज क्या होता है, फिजिकल सप्लाई क्या होता है, और इसमें लिखा है फैसिलिटेटिंग फंक्शन। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम इन पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एक्सचेंज का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है बाइंग, सेलिंग एंड असेंबलिंग, यानी कि दोस्तों खरीदारी करना, बेचना और असेंबल करना। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है असेंबलिंग करना। जैसे दोस्तों कोई प्रोडक्ट है वो ए, बी और सी आइटम से मिल के बनता है। तो दोस्तों हमने ए आइटम को बाई किया, उसके बाद बी आइटम को बाई किया, उसके बाद सी आइटम को ख़रीदा, और दोस्तों हमने तीनों आइटम को मिलाकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। तो इसी को दोस्तों हम असेंबलिंग कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है फिजिकल सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका गुड्स है, बिजनेस के अंदर सामान है दोस्तों, उसका आपको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, स्टोरेज करना पड़ेगा, उसी को हम फिजिकल सप्लाई कहते हैं। तो जो हमारा फिजिकल सप्लाई है इसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन आता है और स्टोरेज आता है। दोस्तों स्टोरेज के लिए हम गोडाउन्स या फिर वेयर हाउसेज का यूज करते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आपको वेयर हाउसेज पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर दिया है फैसिलिटेटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड लिखा है फैसिलिटेटिंग का मतलब, इसका मतलब होता है प्रमोट करना या फिर बढ़ावा देना। तो दोस्तों जो भी आपका बिजनेस है वहाँ पर आपको फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें रिस्क बियरिंग भी होता है, यानी कि जो हमारा बिजनेस है ये सारा रिस्क का, यानी कि दोस्तों ये आपका रिस्क का ही खेल होता है। और इसमें लिखा है एडवर्टीजमेंट, यानी कि आपको विज्ञापन भी करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें फैसिलिटेटिंग होती है, यानी कि बिजनेस को बढ़ावा देती हैं। तो ये हमारा मार्केटिंग फंक्शन हो गया, एक्सचेंज, फिजिकल सप्लाई, फैसिलिटेटिंग फंक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि द एडवांटेज ऑफ गुड्स स्टोरेज। जी हाँ दोस्तों, जैसे दोस्तों आप यहाँ पर इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि एडवांटेज ऑफ गुड्स स्टोरेज। तो दोस्तों इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप किसी भी गुड्स या फिर सामान का स्टोरेज क्यों करते हैं और उसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर लिखा है कि सर्टेन प्रोडक्ट आर डिमांड होल ईयर बट प्रोडक्शन इन सेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई फल हो गया या फिर सब्जी हो गया या फिर दोस्तों कोई भी क्रॉप हो गया, फसल हो गया दोस्तों, उसकी उपज पूरे साल नहीं होती है, लेकिन सब्जियों के, फल के डिमांड पूरे साल रहते हैं। तो दोस्तों इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, स्टोरेज करना पड़ता है, जिससे कि दोस्तों हम उस आइटम को पूरे साल बेच पाएँ और प्रॉफिट कमा पाएँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर स्टेटमेंट 1 आप यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा है सर्टेन प्रोडक्ट्स आर डिमांड्स होल ईयर बट प्रोडक्शन इन सीजन। तो आपका ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों इसमें लिखा है कि इन एंटिसिपेशन ऑफ राइज इन प्राइस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एंटिसिपेशन का मतलब होता है प्रत्याशा या फिर आशा करना। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने प्याज खरीद लिया और जब आपने प्याज खरीदा तो उस समय प्याज का रेट था 5 रुपये किलो, लेकिन दोस्तों आपने उसका स्टोरेज कर लिया कि ये प्याज जब 100 रुपये किलो होगा तभी मैं इसको बेचूंगा। तो दोस्तों ये इसके पीछे होता है, उद्देश्य होता है कि जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो
तो उससे हम ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है इन एंटिसिपेशन ऑफ राइज इन प्राइस। और दोस्तों यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया है कि लार्ज स्केल बाइंग इज इकोनॉमिकल। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी भी आइटम को बड़े लेवल पे खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है और दोस्तों वो सब चीज़ें आपको सस्ते में मिल जाती हैं। तो ये सब हमारा एडवांटेज होता है गुड्स स्टोरेज करने का, यानी कि सामानों को इकट्ठा करने का, उनका स्टोरेज करने का, ये सभी अच्छा सा ये सभी इसके पीछे का एडवांटेज होता है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है और इसके अंदर पूछा है कि गुड्स आर स्टोर इन, यानी कि जो भी सामान है, वस्तुएं हैं, उनको हम कहाँ स्टोर करते हैं। तो दोस्तों उनको हम वेयर हाउस या फिर यहाँ पे लिखा है गोडाउन में उनको हम स्टोर करते हैं। वेयर हाउस या फिर गोडाउन दोस्तों एक ही मतलब होता है, जिसको हिंदी में गोदाम कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर लिखा इंग्लिश में लिखा है गोडाउन्स या फिर वेयर हाउस इनको भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसके टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि द वेयर हाउस या फिर गोडाउन्स आर। तो दोस्तों जो हमारे वेयर हाउस हैं, गोडाउन्स हैं, यानी कि गोदाम हैं, वो प्राइवेट वेयर हाउस होते हैं, पब्लिक वेयर हाउस होते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव का, यानी कि जो हमारा वेयर हाउस है वो 3 टाइप का होता है, जिसमें कि वो यहाँ पर आपका प्राइवेट वेयर हाउस हो गया, और इसमें पब्लिक वेयर हाउस हो गया, और बॉन्डेड वेयर हाउस हो गया। तो चलिए दोस्तों इसके बाद क्लियर कर लेते हैं कि प्राइवेट वेयर हाउस क्या होते हैं, पब्लिक वेयर हाउस क्या होते हैं, और बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है कि प्राइवेट वेयर हाउस। तो दोस्तों जो हमारे प्राइवेट वेयर हाउस होते हैं, इसको मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर, होलसेलर या रिटेलर, ये इनको ऑपरेट करते हैं दोस्तों, और इनका इस पर मालिकाना हक होता है, ये इसके ऑनर्स होते हैं। तो जो हमारा प्राइवेट वेयर हाउस है ये होता है मैन्युफैक्चरर के पास, होलसेलर के पास या फिर रिटेलर्स के पास। तो दोस्तों इसके बाद आ गया पब्लिक वेयर हाउस। तो जो हमारा पब्लिक वेयर हाउस है दोस्तों, इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपके कोल्ड स्टोरेज होते हैं, जहाँ पर दोस्तों पोटैटो को स्टोर किया जाता है, वो सब हमारे पब्लिक वेयर हाउस होते हैं। और दोस्तों इसके अंदर कुछ प्राइवेट वेयर हाउस भी होते हैं। तो इसमें लिखा है कि इट अलाउ स्टोरेज टू जनरल पब्लिक। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे पब्लिक वेयर हाउस होते हैं, इसके अंदर हम कोई भी वहाँ पर अपने सामान का स्टोरेज कुछ पैसे चुकाने के बाद वहाँ पर उसका स्टोरेज कर सकता है दोस्तों, और इसके लिए आपको कुछ रेंट पे करना पड़ता है। तो ये हमारे पब्लिक वेयर हाउस होते हैं। तो इसमें लिखा है कि इट अलाउ स्टोरेज टू जनरल पब्लिक, और दोस्तों इसको कमर्शियल या फिर ड्यूटी पेड वेयर हाउस भी कहते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि इसको हम कमर्शियल या फिर ड्यूटी पेड वेयर हाउस भी कहते हैं, किसको, पब्लिक वेयर हाउस को। इसके अलावा बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होता है, तो दोस्तों जो भी आपका गुड्स विदेश से आता है, फॉरेन से आता है दोस्तों, तो वहाँ पर आपको उस गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी यानी कि सरकारी टैक्स भरना होता है। और दोस्तों जब तक आप कस्टम ड्यूटी पेड नहीं करते हैं, सरकारी टैक्स नहीं भरते हैं, तब तक आपका वो सामान बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर ही रखा रहता है दोस्तों। और जो आपका बॉन्डेड वेयर हाउस है, ये आपका जनरली एयरपोर्ट पर बना होता है, या फिर दोस्तों ये आपका पोर्ट पे बना होता है, जिसको हिंदी में बंदरगाह कहते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े जहाज सामान लेकर आते हैं, तो वहाँ पर बॉन्डेड वेयर हाउस बना होता है। तो इस पर क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि दीज वेयर हाउस आर स्टोर इम्पोर्टेड गुड्स अंटिल द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पेड। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका कस्टम ड्यूटी है, सरकारी टैक्स है, वो जब तक उस सामान के ऊपर भरा नहीं जाता है, तब तक जो आपका गुड्स होता है उसको बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर ही स्टोर कर दिया जाता है। और दोस्तों जो हमारा बॉन्डेड वेयर हाउस है, इसको ऑपरेट करती है गवर्नमेंट, यानी कि इसको सरकारें ही इसको चला सकती हैं। तो चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है, और इसके अंदर पूछा है कि मार्केट रिसर्च इज। तो जो हमारा मार्केट रिसर्च है उसको क्यों किया जाता है, और मार्केट रिसर्च क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि गैदरिंग मतलब होता है इकट्ठा करना, रिकॉर्ड करना, और एनालाइजिंग करना डेटा टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट एंड फ्यूचर कस्टमर। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो भी वर्तमान कस्टमर हैं और इसके अलावा जो भी फ्यूचर कस्टमर बनेंगे दोस्तों, उनको इकट्ठा करना, रिकॉर्डिंग करना, और यहाँ पर लिखा है एनालाइजिंग करना कि दोस्तों उनको कौन सा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, और इसके अलावा कौन सा प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है।
जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्या फ़ीचर है और उसमें क्या फ़ीचर नहीं है, वहाँ पर क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये सभी चीज़ें मार्केट रिसर्च के अंदर आती है। और इसमें लिखा है टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट। जी हाँ दोस्तों, जैसे किसी कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट को बनाया है तो उस प्रोडक्ट को वो कहाँ पर सेलिंग करेगी, तो दोस्तों इसके लिए उनको न्यू मार्केट चाहिए होता है। और यहाँ पे लिखा है टू फॉरकास्ट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ दोस्तों यहाँ पे लिखा है फॉरकास्ट का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना कि भविष्य में क्या हो सकता है और कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। तो दोस्तों ये सभी फॉरकास्ट ऑफ डिमांड प्रोडक्ट होता है। तो ये इसके पीछे एम होता है, उद्देश्य होता है मार्केट रिसर्च करने के पीछे। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है और इसमें पूछा है कि हार्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि दोस्तों आप इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ मार्केटिंग या फिर हार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो जो हमारा हार्ट ऑफ मार्केटिंग होता है वो होता है सेलिंग करना। जी हाँ दोस्तों, जितनी ज़्यादा सेल रहेगी उतनी ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा, जो कि हमारा बिजनेस करने का मेन उद्देश्य होता है। तो ये आपका मार्केटिंग का हार्ट होता है या फिर न्यूक्लियस ऑफ मार्केटिंग क्या है, वो होता है सेलिंग है। यानी कि हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है, 14 आ चुका है और इसमें पूछा कि द एम्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सेल प्रमोशन, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो उसी को हम सेल प्रमोशन कहते हैं। तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है सेल प्रमोशन करने का, तो इसमें लिखा है कि टू इन्फॉर्म पीपुल ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ दोस्तों जो भी पब्लिक है, कस्टमर है, उसको ये बताना होता है कि ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ उपलब्ध है। और इसमें लिखा है कि टू इन्फॉर्म द पीपुल अबाउट न्यू प्रोडक्ट। यहाँ दोस्तों जैसे आपकी शॉप पर या फिर बिजनेस फर्म पे कोई न्यू प्रोडक्ट आया है तो दोस्तों आपको उस न्यू प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बताना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा, तभी आपकी सेल ज़्यादा होगी। और इसमें लिखा है कि टू स्टिमुलेट सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ दोस्तों जो भी प्रोडक्ट्स आपके यहाँ बिकते हैं उसकी सेल को बढ़ाने के लिए हम सेल प्रमोशन करते हैं। तो जो हमारा सही आंसर है वो हमारा चौथा वाला सही आंसर है कि ये सभी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, एम होते हैं, उद्देश्य होते हैं सेल प्रमोशन करने के पीछे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है कि द मेथड्स ऑफ सेल प्रमोशन। यहाँ दोस्तों आप अपने शॉप या फिर बिजनेस का सेल प्रमोट कैसे कर सकते हैं, तो इसमें लिखा है कि कूपन। यहाँ दोस्तों जो भी आपकी परचेजिंग आपसे शॉप से होगी, आपके बिजनेस से होगी, तो दोस्तों आप उस पर कुछ कूपन दे सकते हैं, इसके अलावा डिस्काउंट दे सकते हैं, सैंपल दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी मेथड होता है सेल प्रमोशन करने का। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा चौथा वाला है कि ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है कि क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन। दोस्तों थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आप इसको गुड कर लेंगे, यहाँ पर ए नहीं है। तो यहाँ पर क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन। यहाँ दोस्तों जो भी सेल्समैन होते हैं उनकी क्या गुड क्वालिटीज होनी चाहिए, तो यहाँ पर लिखा है कि कैपेसिटी ऑफ हार्ड वर्क। यहाँ दोस्तों इसके अलावा इसमें लिखा है गुड पर्सनालिटी और इसमें लिखा है इंटेलिजेंस, गुड स्पीकिंग। तो ये सभी एक गुड सेल्समैन के अंदर ये सभी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा है ऑल ऑफ द अबव का। तो चलिए इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है और इसके अंदर पूछा है कि द एम्स ऑफ एडवर्टीजमेंट आर, यानी कि दोस्तों हम विज्ञापन क्यों करते हैं, एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। यहाँ दोस्तों जैसे कोई नया फ़ोन मार्केट के अंदर आता है तो उसका विज्ञापन आना स्टार्ट हो जाता है टीवी के ऊपर। और यहाँ पे लिखा है सेल प्रमोशन। जी हाँ दोस्तों जो आपका न्यू प्रोडक्ट है या फिर पहले से कोई प्रोडक्ट आपका बिक रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट आपका बिके दोस्तों, इसके लिए भी हम एडवर्टीजमेंट का सहारा लेते हैं, हम विज्ञापन करते हैं। और इसमें लिखा है कि क्रिएटेड ब्रांड नेम। जी हाँ दोस्तों आपने सुना होगा कि जो दिखता है वही बिकता है, यानी कि जो भी आपका ब्रांड नेम है, जो भी आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट है दोस्तों, उनका एडवर्टीजमेंट टीवी पे, इसके अलावा इंटरनेट पे जहाँ देखो वहाँ उनका एडवर्टीजमेंट आता ही रहता है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि इससे एक ब्रांड नेम क्रिएट होता है। तो ये सभी इसके पीछे उद्देश्य होता है एडवर्टीजमेंट के। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो गया वो हमारा ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन हो गया। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है और इसमें दिया है कि नीड ऑफ फाइनेंस इज, यानी कि दोस्तों यहाँ पे फाइनेंस लिखा है और फाइनेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको वित्त कहते हैं, या फिर आप इसको सिंपल टर्म में आप इसको पैसा कह सकते हैं, पैसा कह सकते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे क्या दोस्तों
यहाँ पर हमें फाइनेंस या फिर पैसा किसी भी बिजनेस में क्यों चाहिए। तो दोस्तों कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, और दोस्तों आप बिजनेस के अंदर पैसा से ही पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि टू रेगुलेट प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर आपको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और उसका स्टोरेज करने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। और इसमें लिखा है टू मेंटेन मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका इन्वेंट्री है उसको मेंटेन करने के लिए भी आपके पास फाइनेंस पैसा होना चाहिए। और इसमें लिखा है टू बाइंग सेलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सपेंसेस। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका बिजनेस है वहाँ पर आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए या फिर गुड्स को खरीदने के लिए, उसके अलावा बेचने के लिए और उसका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी आपको फाइनेंस यानी कि पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सभी हमारा हो गया ऑल ऑफ द एबो, यानी कि नीड ऑफ फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस की आवश्यकता क्यों पड़ सकती है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने ये क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि सोर्स ऑफ कैपिटल आर। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी। दोस्तों किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको स्टार्टिंग पैसा लगाना पड़ता है, उसी को हम कैपिटल या फिर पूंजी कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या स्टेटमेंट लिखे गए हैं। तो इसमें लिखा है इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑन मनी। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसमें अपना पैसा लगा सकते हैं, वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें लिखा है कि लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जी हाँ दोस्तों, आप अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंकों से लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है बोरोइंग फ्रॉम रिलेटिव एंड फ्रेंड। यहाँ दोस्तों जो भी आपके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं और जो दोस्त हैं, आप उनसे उधार पर पैसा ले सकते हैं। तो ये सभी हमारा सोर्स ऑफ कैपिटल होता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन करने में आपको मज़ा आया होगा। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।